ठीक है, आप लोगों को ये इस चीज़ की समझ आ गई है कि जो हमने फॉर्म के ऊपर एक्शन एट्रीब्यूट को फिल अप किया है, वो जिस फाइल के साथ हम फिल करते हैं, जिस फाइल का उसको बताते हैं, वो क्या करता है, उस फॉर्म की वैल्यूज़ को फॉरवर्ड करता है उस ईमेल एड्रेस को, उस फाइल को। ठीक है, इसके साथ एक और एट्रीब्यूट होता है मेथड। ये मेथड एट्रीब्यूट बेसिकली लिंक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये मेथड जो होता है एट्रीब्यूट, वो किस लिए यूज होता है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। पहले एक क्वेरी है, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड लास्ट लाइन के बारे में बताएं कि कौन सी सेकंड लास्ट लाइन। वो ये भी सेकंड लास्ट लाइन, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि कौन सी सेकंड लास्ट लाइन आप कह रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इस लाइन की बात कर रहे हैं आप? सर नहीं, इससे ऊपर वाली। इससे ऊपर वाली ये लाइन? हाँ जी आपको इस लाइन की समझ आ गई है, ये जो लाइन है? सर जी। तो अगर इसकी समझ आ गई है तो ये भी सेम है। सिर्फ हमने क्या किया है कि क्योंकि हम इनपुट फील्ड, इनपुट टैग को यूज कर रहे हैं। इनपुट टैग क्या कर रहा है, उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, यानी कि आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। तो हमने इनपुट टैग को यूज किया है यहाँ पे, उसका सिर्फ वेरिएबल नेम चेंज किया है ताकि वो डिफ्रेंशिएट करे हमारे पिछले इनपुट टैग से। ठीक है, उसका नाम डिफरेंट कर दिया, उसका वेरिएबल नेम हमने ईमेल रख दिया। सिंपल ये है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर नेम क्यों चेंज की है? क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपका जो डाटा है उस फॉर्म का, वो सेंड होता है किसी भी स्पेसिफिक किसी और पेज को या इटसेल्फ। तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस वेरिएबल का डाटा कौन सा है, क्योंकि आपने उनको यूज़ भी करना है, उनको आपने मे बी डेटाबेस में पुट अप करना होगा, मे बी आपने कोई ईमेल जनरेट करवानी है या कोई और ऐसी एक्टिविटी करनी है रिलेटेड। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है कि किस फॉर्म का डाटा क्या है। तो आप हर एक इनपुट टैग को नाम दे देते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डाटा पिक कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम मेथड को डिस्कस कर रहे थे। मेथड में क्या है कि आप डिफरेंट तरीके से मेथड, सॉरी, ये मेथड नहीं है, ये है टारगेट। ये टारगेट सेम आप ए टैग के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, मेथड जो है वो गेट और पोस्ट है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जब ओके प्रेस करूंगा तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसके अंदर वो वैल्यूज को सेंड करेगा। ठीक है, ये क्योंकि एम्प्टी थी दोनों मेरी स्ट्रिंग्स, दोनों टेक्स्ट बॉक्स मेरे एम्प्टी थे, तो इसमें क्या है कि कोई वैल्यू नहीं है। और इसकी एक और वैल्यू होती है सेल्फ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, क्योंकि जब आप मेंशन नहीं करते हैं तो वो उसको सेल्फ एज्यूम करता है। इसी तरह जब आप एक्शन भी जो है मेंशन नहीं करते हैं एट्रीब्यूट, तो वो उसको एज्यूम करता है कि मैंने अपने आप को, इसी पेज को इटसेल्फ जो है ये वैल्यू सेंड करनी है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि उसी पेज को दोबारा से, उसी पेज के ऊपर रहते हुए, उसी टैब के ऊपर रहते हुए ब्राउज़र की, वो वैल्यूज़ को सेंड कर रहा है। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि मेथड होता है, जो कि हम मिस्टेकनली पहले देख रहे थे फॉर टारगेट की जगह पे। वो ये होता है गेट और पोस्ट बाय डिफॉल्ट। क्योंकि जैसे हमने एक्शन के बारे में देखा और टारगेट के बारे में देखा कि
बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेल्फ और अपने ही पेज को जो है वैल्यू सेंड करता है। इसी तरह हर फॉर्म की बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होता है वो भी इसी तरह ही होता है कि वो गेट मेथड होता है, ठीक है? गेट मेथड हम तब यूज़ करते हैं, पहले ये देखते हैं कि गेट मेथड से रिज़ल्ट क्या आता है और जो दूसरा पोस्ट मेथड है उससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो फिर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्यों हम यूज़ करते हैं। एक हम सिक्योर डाटा के लिए यूज़ करते हैं, एक हम नॉर्मल डाटा के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम दिखाना चाहते हैं, जैसे आप अक्सर गूगल के ऊपर जब सर्च करते हैं तो आपको आपकी सर्च स्ट्रिंग जो है वो टॉप पे नज़र भी आ रही होती है। जैसे अभी हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन करें, मेहमान 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें टॉप पे आपको ये स्ट्रिंग जो है, जो आपने सर्च की है, बाकी कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि गूगल अपने लिए यूज़ करता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखिए क्वेरी क्या है जी? पोस्टल है, जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी थी। तो बेसिकली सर्चिंग के लिए जो यूज़ होता है वो आप गेट मेथड जिसमें सेंसिटिव डाटा नहीं है, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई देखता है या नहीं देखता है, ये सेंसिटिव डाटा नहीं है, जो भी आप स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हैं। सेंसिटिव डेटा क्या हो सकता है कि वो आपका पासवर्ड हो सकता है, वो आप इस तरह से लिंक के अंदर शेयर करेंगे तो हो सकता है स्निफ हो जाए, मतलब किसी हैकर के पास चला जाए जो दरमियान में बैठा है, जो डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, डाटा को स्निफ कर रहा है, जो आपकी यूरल्स को देख रहा है बेसिकली, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जो कि एक ही नेटवर्क के ऊपर रहते हुए आपको जो है ना वो बताते हैं कि यूजर्स ये यूआरएल जो है ना ये पेजेस एक्सेस कर रहे हैं। अब उन पेजेस के साथ आपका ये सेंसिटिव डाटा भी अगर जाएगा जिसमें पासवर्ड होगा और यूजर नेम होगा, तो आपके अकाउंट्स जो है ना वो हैक हो जाते हैं इजीली। तो जब आप बात करते हैं सिक्योर डाटा की कि आपने सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन करना है तो आप यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड को, ठीक है? और कुछ इसमें लिमिटेशंस भी हैं कि इसमें जो है वो गेट के अंदर जो है वो 2048 48 करेक्टर्स जो है ना वो सेंड हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन है। पोस्ट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। नुमान आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि मेथड अगर हम गेट यूज करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉर्म यूज करता है गेट मेथड को, तो इसका रिजल्ट वही होगा जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। mail.com, हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारी टॉप बार के अंदर आपको डाटा विजिबल होगा, ठीक है? जस्ट लाइक पहले जिस तरह से हो रहा था, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है गेट मेथड। अगर आपने इस फॉर्म के डाटा को सिक्योर करना है कि आपका कोई भी स्निफर बैठा हुआ है, कोई हैकर बैठा हुआ है, वो देख ना सके कि आपका यूआरएल है उसके अंदर क्या डाटा है, तो आप इसमें पोस्ट यूज करते हैं, सेव करें, वापस उसी पेज को एक्सेस करें, रिफ्रेश करें, xyz@mail.com और इसको आप सेंड करें, तो आप देखेंगे कि आपके यूआरएल के अंदर कोई भी वो टैग्स नहीं है, कोई भी आपके इनपुट सी नेम और ईमेल के नाम से कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, उनका उनका डाटा नहीं है जो आपने इनपुट किया था। लेकिन एक्चुअली अभी भी ये इसने पोस्ट किया है। हम पीएचपी को यूज़ करते हुए या जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम इनका जो डाटा है वो कैसे रिसीव करेंगे, हम वो जब हम ड्यूरिंग अपनी पीएचपी या जावास्क्रिप्ट को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये वैल्यूज़ को किस तरह से हम जो है गेट कर सकते हैं, ठीक है? हम उसी मेथड के थ्रू गेट करते हैं जो मेथड फॉर्म के अंदर यूज़ हुआ होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ हुआ है तो हम पोस्ट को ही यूज़ करते हुए वेरिएबल्स को रिसीव करते हैं। वो
इसी पेज पे हो या कोई और नेक्स्ट पेज के ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि हम इसको वापस गेट करते हैं ताकि हमें हमारा डाटा यूआरएल के अंदर नजर आए, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि वापस जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ पे लिखता हूँ XYZ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें कि आपके यूआरएल के अंदर आपका जो फिल हुआ है वो आपको डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दोनों का नाम खत्म कर दें, किन का नाम खत्म कर रहा हूँ मैं, ये वेरिएबल नेम है बेसिकली, इनपुट टैग्स के वेरिएबल नेम्स है, ये मैं खत्म कर दूं तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो डाटा है, आपने फॉर्म डिजाइन किया, सारा कुछ लिखा होगा, आपने नेम्स नहीं लिखे हुए, आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो वेरिएबल्स की फॉर्म में आपके पास आएगा नहीं, ठीक है। यानी कि यूजर इनपुट करेगा, लेकिन क्या होगा कि वो डाटा जो है वो आपके पास पहुंचेगा नहीं इन अ फॉर्म ऑफ यूआरएल हो या पोस्ट फॉर्म में हो, ठीक है। दोनों दोनों मेथड्स में कोई भी वे हो तो वो आपके पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी हैं फॉर्म से रिलेटेड। सबसे पहले फॉर्म टैग क्या होता है, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स देखे हैं, एक्शन एट्रीब्यूट देखा है। यहाँ पे हम वो वैल्यू असाइन करते हैं जिस पेज को हमने इस फॉर्म का जो डाटा है वो सेंड करना होता है, ठीक है, इसकी एंट्रीज को सेंड करना होता है। टारगेट देखते हैं, टारगेट होता है बेसिकली आप इसी पेज पे रहते हुए, लाइक इसी टैब के ऊपर रहते हुए जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या डाटा को सेंड करने के लिए नया पेज ओपन करना चाहते हैं, नया टैब ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए टारगेट यूज होता है। टारगेट टैग जो है वो ए टैग के अंदर भी यूज होता है, एट्रीब्यूट सॉरी। और मेथड एट्रीब्यूट यूज होता है जब आप डाटा को सिक्योरली सेंड करना चाहें या विदाउट सिक्योरिटी जो है ना वो सेंड करना चाहें। सिक्योरिटी और नॉन नॉन सिक्योरिटी क्या है इसमें आएगी, वो ये आएगी कि आपका जो है वो यूआरएल के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा सारा डाटा विद वेरिएबल नेम्स एंड उसकी क्या एंट्रीज जो हैं वो इनपुट की है। दूसरा, पोस्ट मेथड में क्या होता है कि वो डाटा सेंड होता है लेकिन आपके यूआरएल के अंदर आपको डिस्प्ले नहीं होता। लेबल टैग को पढ़ा है हमने। लेबल टैग बेसिकली सिर्फ एक नाम अटैच करता है किसके साथ, जिसके साथ आप उसको लिंक करते हैं, ठीक है। ये फॉर हम किसके साथ लिंक कर रहे हैं, हम इस टैग के साथ लिंक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ ताकि आप लोगों को दोनों फॉर्म्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। अब हमने इस लेबल को इसके साथ लिंक किया है, इस आईडी के साथ, और इसी तरह हमने इस लेबल को लिंक किया है विद दिस आईडी, ठीक है। और फिर हमने इनपुट टैग को यूज किया है, उसकी टाइप रखी है टेक्स्ट, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, उसका आईडी चूज किया जो कि लिंक कर रहा है, और इस आईडी की मदद से हम इसके ऊपर सीएसएस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो है बेसिकली नेम हमारा वेरिएबल नेम है, सेम फॉर दिस वन एज वेल। और फिर एक और जो इनपुट टैग है हमने यूज किया है विद टाइप सबमिट, जो क्या क्रिएट करता है, जो कि बटन क्रिएट करता है सबमिट के नाम से, और उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर हम उस बटन की नेम को चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम को, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आती है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को देखते हैं कि फर्दर एलिमेंट्स और कौन कौन से हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है,
अगर आप कोई पासवर्ड फील्ड है आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चेंज करता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं इनके टैग्स को चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और इनके नाम को भी मैं एज इट इज़ चेंज कर देता हूँ, यूज़र नेम, यहाँ पे यू नेम कर सकते हैं आप। वैसे मैं इनके वेरिएबल्स के नाम चेंज ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डाटा सेंड होगा विद दिस वेरिएबल। ठीक है, लेकिन क्या है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद दोबारा से जब कोड ओपन करते हैं तो आपको पता हो कि ये वेरिएबल्स किस लिए रखे थे आपने। ठीक है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप कुछ भी दे दें क्योंकि काम होगा, कोड ठीक है, चाहे वो उनके नाम गलत है। तो ठीक है, अब यूज़र नेम और पासवर्ड में ये चेंज हो गया, लेकिन क्या है कि मैं इसमें टाइप करता हूँ तो सब नज़र आ रहा है मुझे। इसकी एक टाइप होती है, ठीक है। अब क्या है कि पासवर्ड की जगह पे मेरे पास जो है वो छोटे छोटे से बुलेट्स आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ XYZ और पासवर्ड लिखते हैं हम रिफा, RIPHA। ठीक है, अभी क्या है, इस वक्त इसका मेथड है गेट, तो हमारे पास जो फॉर्म का डाटा आएगा वो कहाँ पे आएगा, यूआरएल के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त ना तो यूजर को विजिबल है कि क्या मेरा पासवर्ड है, उसको पता जरूर है कि उसने क्या टाइप किया है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को नहीं विजिबल है कि वो क्या है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, आप इसका यूआरएल देखें कि क्या वो पासवर्ड नजर आ रहा है आपको यूआरएल के अंदर। और ठीक है, तो पासवर्ड क्या है, वो विजिबल हो गया आपके यूआरएल के अंदर, हालांकि आप तो इसको सिक्योर करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमें कौन सा जो है मेथड यूज करना पड़ेगा, पोस्ट। तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो थोड़ी सिक्योर्ड फॉर्म में है, तो हम उसको हाँ सिक्योर ही करना चाहेंगे। ठीक है, जी। आपने 3 तरह के इनपुट टैग्स देख लिए हैं, एक है टेक्स्ट फॉर्म में, एक है पासवर्ड फॉर्म में। ये भी टेक्स्ट है बेसिकली, लेकिन क्या कर रहा है कि आपका जो भी इनपुट डाटा है उसको सिक्योर कर रहा है विद बुलेट्स। ठीक है, और तीसरा टैग आपने इनपुट का देखा है जो कि जिसकी टाइप सबमिट है। अब मैं इनपुट सबमिट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि हम कुछ और काम कर सकें, कुछ और टैग्स देख सकें जो कि हम फॉर्म्स के लिए यूज़ करते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा रहे होते हैं तो उसमें आपके जेंडर पूछा जाता है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन पूछी जाती है कि क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, उसके लिए सिलेक्ट टैग यूज़ होता है। ठीक, और अभी मैं सिंपल इसको सिलेक्ट टैग को चूज़ करता हूँ, इसका क्लोजिंग टैग, फिर बाद में इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे बारी बारी। और इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपसे आपका जेंडर पूछ रहा है तो इसमें क्या ऑप्शंस होंगी, इसमें ऑप्शन टैग के अंदर आप मेंशन कर देंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, इसी तरह इसका क्लोजिंग टैग, इसमें आप लिखते हैं मेल, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ दोबारा से। आप लोगों के कोई भी इश्यूज है डिपार्टमेंट के साथ, उनको सॉर्ट आउट करें, फिर चाहे आप क्लास में आए, इजीली आए, कोई मसला नहीं है।
मेरे लिए अभी भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी वजह से मुझे मसला हो सकता है, क्योंकि मेरे पे पिन पॉइंट हो सकता है कि जी मैं अलाउ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि वो आके बैठे, और ये भी इसी क्लास के लिए है। नेक्स्ट क्लासेस से मैं अलाउ नहीं करूंगा जो स्टूडेंट्स जो ना वो ग्रुप्स में नहीं है। ठीक है, हमने इसको सेव किया। अभी हम इसको सिंपल थोड़ा सा रख रहे हैं, फिर इसके एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि दो टैग्स जो ओपन हो रहे होते हैं और क्लोज हो रहे होते हैं, उनका जो कंटेंट होता है वो उनके इन बिटवीन होता है, जो कि नजर आएगा आपको। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप देखें, इसके बाद आपको एक कॉम्बो बॉक्स, इसको कहते होते हैं हम, कॉम्बो बॉक्स नजर आ रहा है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर आपके पास, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इधर मेल और फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ वैल्यूज को, तो आप यूआरएल के अंदर देखें क्या कोई आपके पास रिसीव हो रहा है डाटा कि आपने जो भी सिलेक्शन किया है मेल और फीमेल, क्या यूआरएल के अंदर आपके पास डाटा रिसीव हो रहा है, उसके रिगार्डिंग नहीं हो रहा। ठीक है, हम्म, तो क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम लिखा हुआ है और पासवर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको अभी कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया है कि ये किस वेरिएबल में इसका जो डाटा है वो सेंड होगा। तो सबसे पहले तो इसका क्या लिखना होगा, नाम, क्योंकि वेरिएबल्स किस में हम लिखते हैं, नेम के अंदर। ये आ जाएगा जेंडर, साथ में हम आईडी लिख देते होते हैं, क्योंकि हम सीएसएस के थ्रू इसको स्टाइल देने की कोशिश करेंगे, तो हमें आईडी का पता होगा, तो हम स्पेसिफिकली इसी आईडी के ऊपर जो है वो स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो हम आईडी भी जेंडर के नाम से लिखते हैं। ठीक हो गया। एक चीज तो ये होगी कि इसका जो फॉर्म का डाटा है वो, ये मैं यहाँ से इसका एक्शन खत्म कर रहा हूँ, ताकि हम सेम पेज पे रहें, बार बार मुझे वापस न जाना पड़े। ठीक है, अब ये मैंने फॉर्म फिल किया है और मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं क्या चेंज आता है मेरे यूआरएल के अंदर। अब जेंडर जो है वो मेल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और पासवर्ड भी आ रहा है और यूजर नेम भी आ रहा है। मैं दोबारा से इसको सबमिट करना चाहूँ फीमेल के साथ, तो क्या चेंजेस आती हैं? ठीक है, चेंजेस आ रही हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप हर एक ऑप्शन की वैल्यू को भी साइन करें। वो वैल्यू वही होगी जो आपने बाहर मेंशन किया है, मेल। ठीक है, तो ये वैल्यू बेसिकली बताएगी कि ये क्या करेगी। हालांकि इस वक्त जो है वो आपका फॉर्म जो है वो अ, आपका जेंडर जो है ना अकॉर्डिंगली सेंड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी और ब्राउज़र के अंदर ये डाटा ना सेंड कर पाए, तो तब जो है वो कंपैटिबिलिटी इशू आएगा। तो कंपैटिबिलिटी इशू को ख़त्म करने के लिए जो प्रॉपर टैग के एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि क्रॉस ब्राउजिंग इश्यूज ना आए। आप अगर मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर आईफोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, या एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे हर एक कंपनी का अपना एक ब्राउज़र है। अगर आप शाओमी की बात करते हैं तो शाओमी के अपने एक ब्राउज़र्स हैं। आप सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग का अपना एक ब्राउज़र है। ठीक है, इसी तरह किसी और XYZ कंपनी है तो उसका भी अपना एक ब्राउज़र है। तो हर ब्राउज़र के ऊपर आपको सिमेट्री नज़र आए, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप सारे जितने भी हैं वो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करें। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास मेल ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है,
तो जो टॉप पे होता है बेसिक ऑप्शन वो ऑलवेज सिलेक्टेड होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शन क्या हो सकती है भाई, जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है डिफरेंट डाटा कलेक्शन के अंदर भी, वो है अदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ना आए हमेशा, तो कोई और ऑप्शन हमेशा नजर आए, तो उसके आगे एक और एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड, ठीक है। जब आप ये लिख देते हैं तो क्या होता है कि वो फॉर्म बेसिकली वो जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड हो जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि हम जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर किस तरह से डाटा इनपुट लेंगे, और इसी तरह से जो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है उसमें हम डाटा किस तरह से ले सकते हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो सिर्फ थोड़ा सा रह गया, तो ऐसा ना हो ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो क्लास क्लोज हो जाए। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसमें जो सिलेक्ट है उसका एक एट्रीब्यूट होता है, शिवाज पूछ लो यार आवाज अपना ओपन करके। सर आपसे पूछना था कि जो आपने सेकंड लाइन है फीमेल सिलेक्टेड वाली, मतलब उसके साथ भी फीमेल की यूज की है वैल्यू के साथ। दो भाई, ये गलती होगी मेरे से, चलो अब ठीक है। वो क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया था तो मैंने देखा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कह रहे थे कि एक सिलेक्ट की भी एट्रीब्यूट होता है सिलेक्ट का। वो क्या होता है, इस वक्त क्या कर रहे हैं आप, इस वक्त आप सिर्फ एक वैल्यू को चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप मल्टीपल जो है एंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल के नाम से एक एट्रीब्यूट है, आप वो सिलेक्ट के टैग के अंदर लिखते हैं। ये सिलेक्ट का एट्रीब्यूट है मल्टीपल। जब आप ये लिखते हैं तो आपका जो कॉम्बो बॉक्स है उसका व्यू चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या हो जाता है कि आप मल्टीपल एंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं विद शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं या आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट से तो ये है कि आप टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑल्ट से ये कि इंडिविजुअल एंट्रीज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल से, ठीक है। और लास्ट जो फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारा कि आप अपने बारे में बताएं कि क्या है। उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट के नाम से आपको लिखने वाला कुछ, और एरिया एक बड़ा सा एरिया, ये टेक्स्ट फील्ड है बेसिकली। इसको हम क्लोज भी करते हैं। ठीक हो गया, हमने इसको क्लोज भी किया और देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या चेंज आता है। ठीक है, ये आपको पास एक टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है जिसमें आप बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट एरिया के भी बहुत सारे जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो आप कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो लाजमी होगा, वो लाजमी ये होगा कि इसका नाम हो, इसका वेरिएबल हो, ठीक है। उस वेरिएबल से आइडेंटिफाई होगा कि क्या डाटा जो है यूजर ने इनपुट किया है किस फॉर्म एंट्री के अंदर, ठीक है, एलिमेंट के अंदर। साथ में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि इस टेक्स्ट एरिया में कितने जो हैं वो रोज हों और कितने कॉलम हो, यानी कि इसका साइज क्या हो। साथ में आप ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि इसमें कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो कितने कैरेक्टर्स जो है वो एंटर कर सकता है। जैसे आपने अक्सर फॉर्म्स में देखा होगा कि वो 200, या ट्विटर के अंदर बेसिक है
कि आप जो है वो सर्टन करेक्टर्स के जो है ना वो इनपुट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इनपुट नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं है 160 है कि 190 है, तो आप इतने वर्ड्स जो है ना वो एंटर कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको अलाउ नहीं करता, या करेक्टर्स हैं या वर्ड हैं, तो आप इस टेक्स्ट एरिया को जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो किस तरह से फिल अप कर सकते हैं। यानी कि आजकल जो यूज़ होता है इन फॉर्म्स के, यहाँ पे लिखा होता है कि यूज़र नेम एंटर करें, वो यहाँ पे लेबल नहीं लिखा होता, वो इन फील्ड्स के अंदर लिखा होता है यूज़र नेम। ठीक है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो यूज़र नेम ख़त्म हो जाता है जो अ, लिखा होता है पहले, और आप उसके अंदर कोई नई एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम एक दो और एलिमेंट्स भी देखेंगे फॉर्म के, जो कि यूज़ करेंगे हम फॉर्म के साथ, कर सकते हैं फॉर्म के साथ, ऐसे कह लें। और इस फॉर्म को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, और थोड़ा सा CSS को भी देखेंगे कि फॉर्म के अंदर हम CSS को कैसे इंक्लूड करते हैं, और हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को भी जो है वो हाथ लगाएंगे, ताकि हमें थोड़ा सा उसका भी स्क्रिप्ट पता चलता जाए, उसका भी सिंटैक्स पता चलता जाए कि उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं आप।